हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, उस सीरीज के अंदर हम टॉप 10 एमसीक्यू प्रत्येक चैप्टर के डिस्कस कर रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 के और चैप्टर 2 के दो वीडियो अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिनके अंदर मैंने चैप्टर 1 के टॉप 10 एमसीक्यू बताए। और सेकंड वीडियो जो चैप्टर 2 का था, उसके अंदर भी मैंने आपको टॉप 10 एमसीक्यू बताए हैं। और इन्हीं एमसीक्यू प्रश्नों से आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, मेन पेपर होगा, उसके अंदर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप इन 10-10 क्वेश्चन को प्रत्येक चैप्टर से बहुत अच्छे से तैयार कर लो। इन्हीं के साथ आपको इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं चैप्टर 3 के टॉप 10 एमसीक्यू, और इनका मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आप मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं क्वेश्चन आपको समझाऊं उससे पहले मैं इस चैप्टर 3 का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक टेबल होती है, वो टेबल आपको याद होना जरूरी है। अगर आपको वो टेबल याद है तो आप चैप्टर 3 का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो चलो सबसे पहले अपन उस टेबल को देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है ये रैखिक समीकरण पे आधारित है। अब आप एक रैखिक समीकरण को कैसे लिखते हो, तो यहाँ पे दो मैंने अलग अलग रैखिक समीकरण दे रखी हैं। a1x+b1y+c1 = 0, a2x+b2y+c2 = 0। तो इन दो रैखिक समीकरणों के बीच तीन कंडीशन होती हैं। देखो क्या क्या स्थिति आपको मिल सकती है इन दोनों समीकरणों के बीच। स्थिति 1 दे रखा है कि अगर a1/a2 और b1/b2 का आप मान निकालोगे, यानी यहाँ पे x का गुणांक आपको a1 मिलेगा, यहाँ पे x का गुणांक दूसरे समीकरण से a2 मिलेगा, यहाँ y का गुणांक b1 मिलेगा, यहाँ y का गुणांक दूसरे समीकरण से आपको b2 मिलेगा। जो अचर पद होगा पहले समीकरण में उसको अपन c1 कह रहे हैं, और दूसरे समीकरण में जो अचर पद होगा उसको हम किससे शो करेंगे, c2 से अपन दर्शाते हैं। अगर हमारे पास a1 और a2 का मान b1 और b2 का मान हमें इक्वल नहीं मिलता है, ये साइन किसका, नॉट इक्वल का है, तो आपको आलेख आलेख की आपको स्थिति बता रहा हूं कि आलेख कैसा मिलेगा। युग्म संगत होंगे, असंगत होंगे और हल क्या होंगे। तो ये तीन आपको क्या करनी है, कंडीशन याद रखनी है। तो इस स्थिति के लिए आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। यानी आप जो पहला रैखिक समीकरण है उसके आप एक लाइन बनाओगे, एक रेखा बनाओगे। दूसरे समीकरण के लिए आप एक रेखा बनाओगे, तो वो दोनों रेखाएं एक बिंदु पे क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। यानी आपको हल कैसा मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा और संगत हल मिलेगा। याद रखना। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, a1/a2 b1/b2 तो इक्वल होंगे, और c1/c2 क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो आलेख समांतर होगा। यानी दोनों रैखिक समीकरण का जो आप लाइन बनाओगे, रेखा बनाओगे, तो वो क्या होंगे, समांतर। यानी समांतर होंगे तो आपको कोई हल नहीं मिलेगा, यानी हल क्या होंगे, असंगत होंगे। एक लास्ट कंडीशन देखो, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों ही अनुपात बराबर हो गए तो रेखा का जो आलेख बनेगा तो वो क्या होगा, संपाती होगा। हल अपरिमित हल होंगे। संपाती का मतलब क्या होता है, यानी जो पहली लाइन पास होगी उसी के ऊपर से क्या होगी, दूसरी लाइन पास होगी। संपाती का मतलब ये होता है। इसका मतलब यहाँ तो आपको क्या मिलने वाले, अपरिमित हल मिलने वाले, यानी बहुत सारे हल मिलेंगे। और हल कैसे होंगे, संगत होंगे। अगर आपको ये पूरा टेबल याद हो गया तो आप जितने भी क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं, और आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्या कह रहा है, आलेखीय रूप से 6x-3y+10 = 0, 2x-y+9 = 0 समीकरणों का युग्म दो रेखाएं निरूपित करता है जो, बताना हमें, ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं, ठीक दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं और समांतर हैं। देखो ये जो तुम्हें पहला रैखिक समीकरण दे रखा है इसकी तुलना कर दो आप किससे, a1x+b1y+c1 से। तो आपको यहाँ से a1 b1 और c1 के मान पता चल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो a1 क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का गुणांक 6 आ जाएगा। b1 क्या आ जाएगा, y का गुणांक चिन्ह समेत लिख लो, -3 आ जाएगा। और c1 क्या आ जाएगा, c1 जो अचर पद है पहले समीकरण में 10 आ जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण को देखो तो x का गुणांक a2 आ जाएगा, तो a2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y का गुणांक b2 आ जाएगा, तो b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और c2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ से a1/a2, आपको क्या करना है, a1/a2 का मान निकालना है। बताओ क्या मिलेगा, a1 कितना 6, a2 कितना a2 कितना 2 है,
2 है। तो यहाँ से अगर तुम सरल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3/1 मिलेगा। फिर आपको देखना है b1/b2, b1/b2 आपको चेक करना है। तो b1 आपको क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। b2 आपको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से भी आपको क्या मिला, 3/1 मिला। फिर आपको क्या करना है, C1/C2 चेक करना है। तो C1 कितना है, 10 है, और C2 कितना है, 9 है। क्या आप इसको आगे सरल कर पाओगे, नहीं। तो यहाँ से आपको क्या रिलेशन पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि A1/A2 B1/B2 के क्या है, इक्वल है। ये दोनों मान तो क्या है, दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। और C1/C2 क्या है, नॉट इक्वल है। तो आप याद कीजिए, अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाई उसके अंदर ऐसी कंडीशन कहाँ बन रही थी, जब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। जब रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। यानी आपको आलेख के रूप में बताना था, तो आलेख कैसा होगा, समांतर होगा। आलेख कैसा होगा इनका, समांतर होगा। तो समझ में आया, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उस टेबल के बिना इन क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समीकरण x+2y+5 = 0 और -3x-6y+1 के युग्म कैसे होंगे, अद्वितीय हल, ठीक, दो हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। देखो जब तक आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 का मान ज्ञात नहीं करोगे तब तक आपको इनका आंसर नहीं पता चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, A1/A2 का मान ज्ञात करते हैं। देखो कितना आएगा, A1 होता है पहले समीकरण में x का गुणांक 1 आ जाएगा। A2 होता है दूसरे समीकरण में x का गुणांक -3 आ जाएगा। तो यहाँ से A1/A2 कितना मिलेगा, -1/3 मिलेगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, B1/B2 का मान निकाल लेते हैं। तो निकाल लो, यहाँ से आपको y का गुणांक 2 मिलेगा और समीकरण 2 से y का गुणांक आपको -6 मिलेगा। अगर आप यहाँ पे सरल कर लोगे तो सरल करने पे आपको मिलेगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी B1/B2 भी क्या मिला, -1/3 मिला। फिर हम क्या करते हैं, C1/C2 का मान चेक कर लेते हैं। C1/C2 इक्वल टू, देखो यहाँ C1 अचर पद क्या है, 5 है, और दूसरे समीकरण में अचर पद कितना, 1 है। तो C1/C2 हमें कितना मिला, 5/1 मिला। तो हमें यहाँ से क्या रिलेशन पता चला कि A1/A2 तो इक्वल है किसके, B1/B2 के, और C1/C2 के क्या है, नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है। और ऐसा रिलेशन मैंने बताया था कि आलेख कैसा होगा, समांतर होगा। समांतर होगा तो युग्म कैसा होगा, असंगत होगा, और असंगत होगा तो हल कैसे होंगे, कोई हल नहीं मिलेगा, कोई नहीं, कोई हल नहीं मिलेगा। तो हमें बताना है कि अद्वितीय हल होगा, ठीक, दो हल होंगे, अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है, क्या कह रहा है, युग्म को संगत बता रहा है, कंसिस्टेंट बता रहा है तो इसके आलेख की रेखाएं कैसी होंगी। तो देखो टेबल को याद करो, टेबल आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। आप इसकी बार बार एक दो बार इसको बना के देखोगे तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी। देखो इसने कहा है कि युग्म संगत है, और मैंने अभी आपको टेबल दिखाया तो संगत मैंने आपको किन आलेख के लिए बताया था, दो आलेख के लिए बताया था। एक तो जब रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तब आपको युग्म कैसे मिलेंगे, संगत मिलेंगे। और एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जहां पे रेखाएं क्या करेंगी, संपाती, रेखाएं क्या करेंगी, संपाती, उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, युग्म संगत मिलेगा। तो इसका आंसर प्रतिच्छेद भी होगा और संपाती भी आएगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है, जिसमें प्रतिच्छेद या संपाती। अगर कोई युग्म संगत है तो वो प्रतिच्छेद हो सकता है या फिर वो क्या होगा, संपाती होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समीकरण y=0 और y=7 के युग्म में कैसा हल देंगे। देखो ध्यान से समझना, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ग्राफ बनाते हैं, आलेख बनाते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस बना लेता हूँ। ये मैंने क्या शो कर दिया, एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल। अब मैं क्या करता हूँ, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये किसको बताता है, वाई एक्स को, ये बताता है वाई एक्स को। ओके अब समझना, हमें कहा है y=0, तो y का वैल्यू 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। इसका मतलब इसका जो रेखा बनेगा
वो एक्स एक्स पे होगा। यार ये जो लाइन बनी है वो किसके लिए बनी है? y इक्वल टू जीरो के लिए बनी है। y इक्वल टू जीरो के लिए बनी है। फिर y का वैल्यू -7 पे आपको क्या करना है? एक आलेख बनाना है। तो y का वैल्यू -7, देखो ये y एक्सिस है, इस पे ऊपर जाने पे आपको वैल्यू क्या मिलेंगे? पॉजिटिव मिलते हैं। और नीचे आओगे तो वैल्यू क्या मिलते हैं? आपको नेगेटिव मिलते हैं। यानी -7 कहीं यहाँ होगा। तो इसके लिए आप आलेख खींचोगे तो क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। ये किसके लिए आ जाएगा? y इक्वल टू -7 के लिए आ जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या तुम इस y इक्वल टू जीरो का जो आपने लाइन ड्रॉ किया, रेखा बनाया, और y इक्वल टू 7 का जो रेखा बनाया, कहीं ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगी? मिलेंगी? अगर आप इनको आगे बढ़ाओगे तो भी कहीं नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाओगे तो भी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर हैं। दोनों रेखाएं क्या है? समांतर हैं। और समांतर रेखाएं जो होती हैं वो कभी आपको हल नहीं देती। यानी यहाँ पे युग्म क्या होंगे? असंगत होंगे। यानी यहाँ पे भी आपको कोई हल नहीं मिलेगा। यानी ऑप्शन डी क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। याद रख लो बच्चों, अगर समांतर रेखाएं आपको मिलती हैं तो कोई हल नहीं मिलता, युग्म क्या होंगे? असंगत होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समीकरण x बराबर a और y बराबर b का युग्म आलेखीय रूप से वे रेखाएं निरूपित करता है जो। सुनो, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आलेख बनाना पड़ेगा। तो हम वैसा ही करेंगे। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये क्या आ जाएगा? एक्स एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये क्या आ जाएगा? वाई एक्स आ जाएगा। ये क्या आ गया? वाई एक्स आ गया। ओके, इतना हमें समझ में आ गया। अब देखो x बराबर a, यानी x पे कोई मान आपको a दे रखा है, नहीं पता। तो मैं ये x एक्सिस है, यहाँ आपको पता मूल बिंदु होता है, जहाँ पे x भी जीरो होता है और y भी क्या होता है? जीरो होता है। तो जब आप इधर जाओगे तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू a ले लो। यहाँ पे आप x इक्वल टू क्या ले लो? a ले लो। और इस पे आप अगर रेखा बनाओगे तो वो रेखा किसके समांतर बनेगी? y x के समांतर बनेगी। यानी ये लाइन बनाई हमने x इक्वल टू a के लिए। फिर क्या कह रहा है? y इक्वल टू b। y पे आपको b वैल्यू लेना है, b मान लेना है जो पॉजिटिव लेना है। यानी आप y पे ऊपर जाते हो तो आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलता है, तो आप y इक्वल टू b यहाँ ले लो। और यहाँ से आप रेखा खींचोगे तो वो x की क्या होगी? समांतर होगी। यानी वो कुछ इस टाइप से आपको रेखा मिलेगी। तो ये रेखा किसके लिए होगी? y इक्वल टू b के लिए। यानी यहाँ पे होगा y का मान क्या होगा? b होगा। अब क्या तुम्हें इन ये दोनों आलेख एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका हल मिलेगा। और वो हल क्या मिलेगा? देखो, आप x पे कितना चल के गए? a। ये दूरी कितना? a। तो यहाँ पे x वाला तो वैल्यू क्या मिलेगा? a मिलेगा। और y पे कितना चल के गए हो? b मान। तो ये वैल्यू b है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। यानी a कोमा b पर ये क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। ये दोनों रेखाएं x बराबर a और y बराबर b वाली जो रेखाएं हैं वो किस पे प्रतिच्छेद कर रही हैं? a कोमा b पे प्रतिच्छेद कर रही है। a कोमा b पर प्रतिच्छेद करेंगी। यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका डी आ जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं? देखो, हमें एक समीकरण क्या दिया? 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमें कितना दिया? 6x माइनस के वाई। ये माइनस का 16 इधर है, इसको इधर ले आओ तो प्लस में 16 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। देखो, संपाती बोला है इसने। क्या बोला? संपाती। तो संपाती के लिए क्या शर्त होती है? a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो इन सब के मान निकाल लो। देखो, a1 क्या है? x का गुणांक, पहले समीकरण से 3। a2 क्या है? दूसरे समीकरण से x का गुणांक 6 बराबर b1 क्या है? y का गुणांक यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। b2 क्या आ जाएगा? y का गुणांक यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा? इक्वल टू c1 क्या है? पहले समीकरण में अचर पद 8, दूसरे समीकरण में अचर पद c2 क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब देखो, तुम्हें यहाँ से किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। तो आप इन दोनों अनुपात को बराबर लेके भी निकाल सकते हो, k का मान वही मिलेगा। या फिर तुम इन दोनों को बराबर लेके भी क्या कर सकते हो? k का मान निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ से आपको k का मान निकाल के बता रहा हूँ। तो मुझे मिला 3/6 इक्वल टू -1 बटा माइनस का k। यहाँ से आपको k का मान निकालना है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दोनों 6। तो यहाँ 1 1 है, तो यहाँ k की जगह क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, तभी तो ये अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ से आपको k का मान कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो अगर ये दोनों समीकरण संपाती हुई
तो के का मान आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, यदि 3x प्लस 2 बराबर 2। देखो पहला समीकरण क्या दे रखा है, 3x प्लस 2 ये प्लस तो इधर है, इसको इधर ले चलो तो माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या शर्त बता रहा है, समांतर। और समांतर के लिए क्या शर्त होती है, a1 बटा a2 का अनुपात b1 बटा b2 के क्या होता है, इक्वल होता है। और C1 बटा C2 के क्या होता है, नॉट इक्वल होता है। आपको ये कंडीशन लगानी है। तो आप यहां से क्या करो, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 का मान निकाल लो। तो देखो क्या क्या मिलेगा, x का गुणांक यहाँ पे कितना है, 3 बटा, यहाँ x का गुणांक कितना है, 2। तो ये तो आ जाएगा A1 बटा A2 का मान इक्वल टू B1, y का गुणांक कितना आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। और यहाँ पे y का गुणांक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -2 बटा 1 आ जाएगा। तो ये तो होगा नॉट इक्वल और ये होगा इक्वल। तो जो इक्वल है अनुपात, इन दोनों को ले लो और यहाँ से किसका मान निकालो, के का मान निकाल लो। यानी आप क्या ले लोगे, 3 बटा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 बटा 5 आ जाएगा। अब क्या कर लो, वज्र गुना कर लो। 5 को 3 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 15। इधर 2 को 2 से गुना करोगे 2 के से तो कितना आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। हमें तो यहाँ से किसका मान चाहिए, के का। तो के 4 यानी 4 के साथ गुना में इधर भेज दो। तो 15/4 बराबर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको के का मान मिलेगा 15/4, जो ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन राइट आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सी का मान जिसके लिए समीकरण सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, सी एक्स माइनस वाई माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है, 6x माइनस 2y, इस +3 को इधर ले आओ, -3 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कि युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सुनो, अपरिमित हल होंगे, अपरिमित रूप से हल होंगे, इसका मतलब शर्त क्या होगी, संपाती वाली होगी। संपाती कंडीशन क्या थी, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। अगर ये तीनों अनुपात बराबर होंगे तभी आलेख क्या होगा, संपाती होगा। और तभी आपको हल क्या मिलेंगे, अनेक हल और अपरिमित रूप से मिलेंगे। तो लगा दो ये शर्त। देखो a1 बटा a2 निकालोगे तो क्या लिख दोगे, c बटा 6 लिख दोगे, इक्वल टू b1 बटा b2 निकालोगे तो माइनस का 1 बटा -2 आ जाएगा। c1 बटा c2 निकालोगे तो माइनस का 2 बटा -3 आ जाएगा। देखो ये तीनों अनुपात बराबर में है तो आप कोई भी दो अनुपात ले लो। कोई भी दो का मतलब सी वाला अनुपात तो लेना ही लेना है, इसके बराबर में आप ये अनुपात भी ले सकते हो और c/6 के बराबर में आप ये अनुपात लेके भी यहाँ से c का मान निकाल सकते हो। तो देखो इन दोनों को मैं सरल कर रहा हूँ, तो माइनस से माइनस क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। मुझे यहाँ से सी का मान चाहिए तो वज्र गुना कर दूंगा, 6 को कर दूंगा मैं 1 से गुना। तो यहाँ से सी बराबर क्या मिल जाएगा, मुझे सी बराबर मिल जाएगा, जब 6 को 1 से गुना करोगे तो 6/2 आ जाएगा। यानी यहाँ से सी का मान कितना आ गया, 6 में 2 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है वो क्या आ जाएगा, इसका राइट आ जाएगा। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 8। आगे समझो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, आश्रित रैखिक समीकरणों के युग्म का एक समीकरण आपको ये दे रखा है। तो दूसरा समीकरण हो सकता है, देखो समीकरण क्या दिया है, 5x प्लस 7y -2 बराबर 0। हमें एक समीकरण ये दिया है और क्या कह रहा है, आश्रित रैखिक समीकरण है। युग्म कैसे हैं, आश्रित रैखिक समीकरणों के युग्म हैं। तो दूसरा समीकरण इनमें से क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, आश्रित रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि आप इस समीकरण को किसी भी एक इंटीजर से गुना कर दो तो आपको जो समीकरण मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, आश्रित मिलता है। देखो अगर तुम इस पूरे को किससे गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, करो तो 2 से आप इसको भी करोगे तो माइनस का 5 दूनी 10x आ जाएगा। फिर प्लस 7 दूनी 14y आ जाएगा, -2 दूनी 4 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये कंप्लीट जो ये समीकरण मिला है, ये समीकरण इसी पे क्या है, आश्रित है। यानी आप ऐसा समझो कि इस समीकरण का ये क्या आ जाएगा, आश्रित समीकरण आ जाएगा। अगर तुम इस पहले वाले समीकरण को 3 से गुना करते हो, अगर तुम इसको 3 से गुना करते हो तो आपको क्या मिलेगा,
5 × 15x प्लस 7 × 21y माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। तो ये समीकरण भी क्या होगा, इसी समीकरण का आश्रित समीकरण होगा। तो देख लो, आपको जो दो ये समीकरण मैंने आपको बताया, ये समीकरण किसमें मैच कर रहा है, माइनस का 10x आना चाहिए प्लस का 14y माइनस 4 बराबर 0। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे प्लस का 10x ये तो नहीं आएगा, माइनस का 10x प्लस माइनस का 14y प्लस 4 बराबर 0 ये भी नहीं आएगा, माइनस का 10x प्लस का 14y माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 0, ये 10x ये आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी आंसर मैच कर रहा है। माइनस का 10x अगर आप इसको इधर भेज दोगे तो प्लस का 10x बन जाएगा, ये प्लस का 14y है, इसको आप इधर भेज दोगे तो माइनस का 14y बन जाएगा, ये माइनस का 4 ऐसा कैसे रह जाएगा। यानी इस दूसरे समीकरण से कौन सा समीकरण मैच कर रहा है, डी नंबर मैच कर रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, इस समीकरण का आश्रित समीकरण आ जाएगा। तो समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 9। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक अद्वितीय हल x बराबर 2 y बराबर -3 वाले समीकरण का एक युग्म है। आपको यहाँ पे मैंने चार अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर x का मान 2 और y का मान -3 रखने पर वो उसका हल होगा। यानी x बराबर 2 y बराबर -3 इनमें से किन समीकरण का हल होंगे, ये आपको सोल्व करके मुझे कमेंट करके बताना है। मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूँ 11, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो आप इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। पिता की आयु और पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो माना पुत्र की आयु, क्योंकि हमें पुत्र की आयु नहीं पता तो हम पुत्र की आयु को कितना मान लेता हूं, x वर्ष मान लेता हूं, x वर्ष। अब मुझे पिता की आयु निकालनी है, मुझे क्या करना है, पिता की आयु निकालनी है, पिता की आयु। तो मैं पिता की आयु को कितना मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, y वर्ष में क्या मान लेता हूँ, पिता की आयु को मान लेता हूँ। देखो क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, यानी y का मान क्या मिलेगा, x का 6 गुना 6x मिल जाएगा। y का मान क्या मिल गया, 6x मिल गया, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो पुत्र की आयु x है, तो x का 6 गुना कर दोगे तो हमें किसकी आयु पता चल जाएगी, पिता की आयु पता चल जाएगी। आगे पढ़ो, 4 वर्ष बाद, सुनो, वर्तमान में पुत्र की आयु x वर्ष है, अगर मैं 4 वर्ष बाद बात करूंगा, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की बात करेंगे तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी x प्लस 4 वर्ष, प्लस 4 करना पड़ेगा। और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें भी अपन प्लस 4 करेंगे तो y प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। यानी पिता की आयु कितनी है 4 वर्ष बाद, x y प्लस 4 है, और पुत्र की आयु कितनी है, x प्लस 4 है। अगर आप पुत्र की आयु का 4 गुना कर दोगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, पिता की 4 वर्ष के बाद की आयु पता चल जाएगी। अब इनको सरल कर लो, देखो यहाँ y प्लस 4 बराबर, आप 4 को अंदर गुना करोगे तो 4x प्लस 4 को 4 से गुना करोगे तो 16 आ जाएगा। आप यहाँ पे y की जगह कितना रख दो, ये मान रख दो, तो यहाँ पे रख दो 6x, ये प्लस का 4x इधर ले माइनस का 4x बराबर, यहाँ 16 था प्लस में, ये प्लस का 4 था, इधर इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। यानी 4x में से 6x में से 4x माइनस कर दो, 2x बचा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 16 में से 4 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 12। यानी यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। x का मान कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इसने कहा है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु, देखो हमने पुत्र की वर्तमान आयु को कितना लिया था, x, तो x का मान तो आपको कितना मिल रहा है, 6 ईयर मिल रहा है, 6 वर्ष मिल रहा है। तो आप यहीं से बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि पहले आपको पुत्र की वर्तमान आयु बताना और पुत्र की आपको 6 वर्ष पता चली, और पिता की निकालोगे तो उस x का 6 गुना, यानी 6 का 6 गुना करोगे तो पिता की वर्तमान आयु कितना आ जाएगी, 36 वर्ष आ जाएगी। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11, मैंने टोटल 10 क्वेश्चन कराने की बात की थी, 11 नंबर क्वेश्चन जो था वो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको करवाया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप मुझे खुद कमेंट करके बताओगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।